मैं बोलते रहता हूँ आपसे कि हर एक कुत्ते का दिन आता है, और जब भी मैं ये बात बोलता हूँ ये मोस्टली होती है सीएम पंक के डॉग लैरी के लिए। मैंने आपको कल तो बताया था कि भाई वो बंदा सॉरी, वो जो डॉग है वो गोरिल्ला पोजीशन में जहाँ पे ट्रिपल एच की चेयर है वहाँ पे बैठा था। अब भाई क्या पता चला, अगर ये सच है, अगर ये फेक नहीं है, ये सार्काज्म में नहीं पोस्ट किया गया है, तो भाई एजे ली ने इस स्टोरी को लगाया जहाँ पे आप देख सकते हो लैरी के पास खुद का अपना लॉकर रूम है। यहाँ पे नेम उसका लिखा हुआ है और साथ में उसके जो पैर हैं, उसके जो निशान है, पाव के जो प्रिंट हैं वो भी लगे हुए हैं। अब ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं हो जाएगा डब्ल्यू रेसलर्स और सुपरस्टार्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना लॉकर रूम शेयर करते हैं, किसी के पास खुद का होता नहीं है। तो सोचो, एक रेसलर के पास नहीं है लेकिन लैरी के पास है जो कि एक डॉग है। अब मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि डॉग का नहीं होना चाहिए, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि भाई डब्ल्यू एक रेसलिंग शो है, वहाँ पे रेसलर्स का होता है, ठीक है। तो ये डॉग का थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है देखने में, बट जो भी है फनी है। इस डॉग की भी खुद की अपनी लेगेसी तो देखो भाई बन गई है, जिस तरीके से मतलब मर्चेंडाइज वगैरह भी बिकती हैं, और जैसे सीएम पंग इनको इस अपने डॉग को लेके आते हैं। रिसेंटली भाई लैरी की हेल्थ सही नहीं थी लेकिन अब वो बेटर कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो आपका कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है इसके ऊपर तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और इतने टाइम से आई थिंक मुझे लग रहा है 2-3 साल तो हो गए होंगे कि इस बात को मैं कभी ना कभी वीडियोज़ में बोलता ही रहता था कि रेसलमेनिया होने वाली है सऊदी अरेबिया में, ये होगी, ये तो इनएविटेबल चीज़ है। और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कुछ घंटों के अंदर या फिर कुछ दिन के अंदर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक आउटलेट है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ किया जहां पर रेसलमेनिया 43 कंफर्म होने वाली है सऊदी अरेबिया में। ये बात हो चुकी है पुख्ता, लेकिन क्योंकि शायद इनको बहुत ही ऑफिशियल या ग्रैंड वे में करना था तो उसके बाद उन्होंने वो जो रिपोर्ट्स हैं उनको डिलीट कर दिया। लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइड ने फिर कंफर्म किया कि सारी सेटिंग हो चुकी है, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी भी आप बोलो यूएस और कनाडा के अलावा किसी भी जगह में रेसलमेनिया नहीं करी है। कनाडा को तो आप एक तरीके से यूएस ही मान लो, क्योंकि वो बहुत आसपास ही है तो उनके लिए बहुत वो आसान भी हो जाता है। लेकिन लंदन जहां उस कंटेंडरशिप में बहुत आगे भागता था, वहां पे ऐसे मतलब जॉन सीना ने भी सपने दिखाए थे, लेकिन उससे पहले सऊदी अरेबिया में होने वाली है रेसलमेनिया। और जब हम इस रेसलमेनिया की बात करते हैं भाई, तो अब इसके बाद लोग पता है क्या बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई अच्छा सबसे बड़ी रेसलमेनिया होने वाली है, क्योंकि आपको पता है सऊदी वाले भाई पैसे तो अंधा दे देते हैं। मैंने आपको बहुत बार कंपैरिजन के लिए भी बताया ऐसे कि सऊदी वाले लोगों को जब भी अपने ये जो रियाद सीजन को भी प्रमोट करते हैं, ये देखते नहीं है मार्केट का प्राइस क्या है, कौन अरीना कितने पैसे चार्ज करता है, किस बंदे का क्या रेट है। ये बोलते हैं अच्छा आ रहा है, वो बोलता है नहीं आ रहा, बोलते ले पैसे पकड़ के, इतने पैसे उसको दे देंगे। आप मैं ऐसे एग्जैजरेट करके नंबर नहीं बता रहा, लेकिन 10-10 गुना 20-20 गुना ज़्यादा पैसे ये दे देते हैं। तो भाई फिर कोई कैसे ही मना करेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि रोमन रेंस और रॉक का मैच अभी भी पेंडिंग है। तो अब लोग इसके बाद ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा अगर ये सबसे ज़्यादा पैसे अगर रोमन रेंस और रॉक इसको सबसे बड़ा मैच बनाना है, तो अगर कोई वो कर सकता है तो वो सऊदी अरेबिया में होने वाली रेसलमेनिया ही है। तो अगर ऐसे तरीके से ऐसे हो रहा है तो भाई फिर तो बढ़िया ही है। और मेरे को तो वैसे भी अगर सऊदी डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज़ अब सऊदी अरेबिया में हो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्वालिटी बहुत अच्छी कर दी है, तो उस बात से कोई इशू खास है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा उस वे में भी सही हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे थोड़ी और बातें पता चली हमको। मार्क शपीरो जो कि टीकेओ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक्सपोज तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एक तरीके से कर दिया उन्होंने ट्रिपल एच या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू या फिर टीकेओ की स्ट्रैटेजी को। उन्होंने बोला कि देखो भाई, विंस मैकमैन का जो मेन फोकस रहता था ना, वो टिकट्स जब वो लगाते थे तो वो फैमिलीज़ के ऊपर रहता था, उनका फोकस इस चीज़ पे नहीं रहता था कि कैसे मैं इससे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकूँ। उनका मेन था कि भैया अच्छी फैमिली आनी चाहिए और लोगों को शो इन्जॉय करना चाहिए। लेकिन अब वो स्ट्रैटेजीज डब्ल्यूडब्ल्यू की चेंज हुई है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो पिछले 3 सालों के अंदर जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू के टिकट्स के प्राइस बढ़े हैं, अब तो ये इस लेवल पे बढ़ गए हैं कि यूएस के लोग जो कि काफ़ी अच्छा है, उनका एक स्टैंडर्ड रहता है और उस हिसाब से भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई ये हिसाब किताब हो रहा है इस समय। और फिर वो बोलते हैं कि अभी तो भाई हमारे पास और भी स्कोप है, वो इसको कंपेयर करते हैं सीधा। और ये टीकेओ के प्रेसिडेंट की तरफ से बात आ रही है, उन्होंने यूएफसी से कंपेरिजन कर दिया कि भाई अभी तो देखो उनका हमारे पास बहुत स्कोप है, क्योंकि वो लोग जहाँ पे भी जाते हैं भाई नंबर्स वो ऐसा बनाते हैं कि हर जगह जाके वो रिकॉर्ड ही तोड़ रहे होते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ना सिर्फ इसको एक पैसे कमाने के मैट्रिक से देख रही है, बल्कि इस नज़रिए से भी देख रही है कि अगर हम इतने टिकट्स अपने बेच पा रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा बिजनेस बूम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया। तो वो एक पॉजिटिव साइन की तरह भी इसको ले रहे हैं। और साथ में रेसल पलूजा के बारे में भी उन्होंने कमेंट कर दिया। कल परसों वाली वीडियो में आपको बता ही रहा था कि कैसे रेसल पलूजा को ये बहुत बड़े शोज़ में से एक रखने वाले हैं। और इन्होंने तो सीधा बोल दिया कि रेसल पलूजा ऐसे भी देखा जा सकता है कि अनदर रेसलमेनिया, फिर अनदर ऐसे रॉयल रंबल करके वो बोल रहे हैं, अनदर समर स्लैम करके, कि इस लेवल का ये बड़ा शो होगा और ट्रिपल एच इसके लिए ऑल इन जा रहा है, ऐसा मार्क शेपेरियो ने बोला है। तो मतलब कि अब देख लो, अब रेसल पलूजा में ये कुछ तो बहुत तगड़ी चीज़ें करने वाले हैं। एटलीस्ट
प्लानिंग तो कुछ इस हिसाब की ही लग रही है। थोड़ी सी यूएफसी की बात हुई है तो भाई आज से 9 साल पहले भी कुछ यूएफसी में हुआ था, और वो थी सीएम पंक की पहली फाइट ऑक्टागोन के अंदर। और उसके बारे में आई थिंक ज़्यादा सीएम पंक तो बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि 2 बार वो जो है फाइट में उतरे थे। एक बार मिकी गॉल के अगेंस्ट उतरे थे, और दूसरा नाम क्या था, माइक करके कुछ जैक्सन करके था, मुझे याद नहीं आ रहा वो चीज़। और वो तो इवन फाइट को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि वो जो बंदा है वो डर ही गया था सीएम पंक के सामने, यार इसे फेर तो मैं बहुत बुरा दूंगा, लेकिन यार ये है तो थोड़ा पॉपुलर आदमी, तो उन्होंने हेजिटेट किया था, क्योंकि डेना वाइट ने कुछ ऐसा कॉमेंट तो किया था उसके बाद। तो क्या मेमोरी है आपकी यूएफसी से रिलेटेड सीएम पंक की, वो बताओ आप। लेकिन डेफिनेटली सीएम पंक की तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कल वाली वीडियो में ही हम बात कर रहे थे जे उसो के हील टर्न के बारे में, उनके कैरेक्टर चेंज के बारे में, शायद मैं बताना भूल गया था, लेकिन जे उसो ने एक स्टोरी भी डाली थी आई एम बैक करके, तो वो कुछ तो ऐसा टीज करना चाह रहे हैं भाई। अब इसके अराउंड काफ़ी सारी फर्दर और डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये WWE के अकाउंट का ट्वीट देखो, जहाँ पे एले नाइट को जब स्पीयर मारा जे उसो ने, तो यहाँ पे उन्होंने कैप्शन लिखा है दिस रिमाइंड्स अस ऑफ समबडी, और साथ में फिर उन्होंने आई वाली जो इमोजीज है उनका यूज़ किया है। क्लियरली यहाँ पे है ये रोमन रेंस के बारे में ही बात करना चाह रहे हैं, और कैसे WWE दिखाना चाह रहे हैं कि देखो भाई फील करो कि जे उसो जो कर रहा है ना, वो थोड़ा थोड़ा रोमन रेंस के नक्शे कदम पर है। और इसी वाली चीज़ को हम कल वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कैसे फिर ये जे उसो को एक डिफरेंट कैरेक्टर देगा, जो कि फिर उस एक बड़े मैच की तरफ पॉसिबली जाएगा, जो कि है रोमन रेंस और जे उसो का। और उसके बाद मैं आपको 2 एक ट्वीट दिखाता हूँ इस बंदे के। भाई ब्लड लाइन से रिलेटेड स्टोरी में काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें पोस्ट करता है। इसने यहाँ पे सबसे पहले एक बहुत पुरानी वाली क्लिप डाली है, जिसमें जब राइट हैंड मैन बना था जे उसो, तो सबसे ज़्यादा जिस बंदे को प्रॉब्लम हुई थी वो जिमी उसो ही था। हालांकि इसको इस वे में दिखा रहे थे उस समय स्टोरी लाइन में कि जिमी उसो को जे उसो की सक्सेस देख के अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसका रीज़न ये था, हमको पता है कि जे उसो जिस तरीके से करप्ट हो गया था वो चीज़ जिमी उसो को पसंद नहीं आई थी। तो ऐसा करके इन्होंने इस पॉइंट को उजागर किया कि भाई जिमी उसो और जे उसो के बीच में पुराने टाइम से डिफरेंसेस तो हैं। और रिसेंट जो मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था, जहाँ पे जे उसो और रोमन रेंस बैक स्टेज से, कैसे रोमन रेंस ने सारी अपनी बातें बोली कि भैया हमको फैमिली के लिए करना होता है, हमको अपनी फैमिली रिप्रेजेंट करनी होती है, हमें दूसरों के फटेले में क्या डालना। और उसके बाद उन्होंने बोला दैट्स जस्ट माई पर्सपेक्टिव। तो वही जो रोमन रेंस का मैनिपुलेट करने वाला कैरेक्टर रहा ट्राइबल चीफ वाले के पूरे टाइम में, वही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पर भी करी थी। तो देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे आग लगती है ना, तो उससे पहले थोड़ी सी धुआं चिंगारी वो सब होती है, तो वो ब्लड लाइन की स्टोरी शायद दोबारा से शुरू होने वाली है। और इस बार एक बहुत ही अलग तरीके से, क्योंकि ये वो ऐसी स्टोरी नहीं है कि हम जैसे अभी इससे पहले सबसे पहले ब्लड लाइन की स्टोरी सिनेमा थी, उसके बाद जब इन्होंने रियूनियन किया तो बहुत ज़्यादा फोर्स्ड और रश्ड लगा कि भाई इन्होंने कुछ ज़्यादा टाइम दिया नहीं। लेकिन ये अपने आप में बहुत यूनिक स्टोरी शुरू हो रही है। इसका ऐसा नहीं कि कोई मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश और ऐसे मस्त लग रहा है देखने में कि अच्छा ये भी एक चीज़ है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। क्योंकि अब जे उसो का राइज हो चुका है, अब राइज हो गया है जे उसो का, तो उसके कैरेक्टर को भी बढ़िया बनाओ, उसमें स्टोरी भी अच्छी दो। और आई थिंक इतने टाइम से फैंस की कंप्लेंट रही है जे उसो कैरेक्टर के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में, आई थिंक यहाँ से WWE उस चीज़ को फिक्स कर सकती है। तो आने वाले टाइम में ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी है वो फिर से शुरू होगी। और भाई देखो ब्लड लाइन की स्टोरी ने तो आप बोल सकते हो पिछले पूरे 3-4 साल WWE के निकलवाए हैं। 3-4 साल ज़्यादा हो गया, नहीं 3-4 साल रोमन रेंस का पूरा जो रेन था वो ब्लड लाइन की स्टोरी ही मान सकते हो आप। तो उस हिसाब से फिर आगे एक्साइटिंग चीज़ें हो सकती है। मैं तो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ रोमन रेंस अब जब वापस भी आएंगे। अब नेक्स्ट वीक जे उसो क्या करता है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा नेक्स्ट वीक जे उसो क्या करेगा, ये मैंने कब सोचा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ लेवल का इंटरेस्ट तो WWE ने इस वाली स्टोरी लाइन के साथ जनरेट कर दिया है। और ब्लड लाइन की स्टोरी की बात चल रही है, तो भाई ब्लड लाइन से रिलेटेड एक बंदा है और इसको आप फॉर्मर ब्लड लाइन मेंबर कह सकते हो, पॉल हेमन, वो स्टोरी से गायब हो चुके हैं। जिस तरीके से रोमन रेंस ने अपने चोक में फंसा दिया था पॉल हेमन को। अब इसके बाद स्पेकुलेशंस ये है कि पॉल हेमन पॉसिबली आने वाले हैं विजन में अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ किसी और एक बंदे को भी लेके, क्योंकि ये तो हम बात सुन ही रहे हैं कि WWE कुछ टाइम में विजन की जो फैक्शन है उसमें और मेंबर्स को ऐड करती रहेगी। अब बेकी लिंच का आप एडिशन बोल सकते हो कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विजन फैक्शन के लिए बनी थी, वो तो WWE को मिक्स टैग टीम मैच करना था। इवन हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में वो स्टोरी से अलग भी हो जाए, क्योंकि फिर एजेली वाला जब चैप्टर खत्म होगा तो फिर क्या ही होगा विजन में इतना काम बेकी लिंच का।
का, वो तो बस एक एंगल रहेगा जो WWE कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लेजिड बंदा जो कि परमानेंट स्पॉट या फिर प्लेस होल्ड करेगा इस स्टोरी में, विजन के फैक्शन में, वो शायद पॉल हेमन लेके आ सकते हैं और इस वजह से शायद वो अकेले नहीं आएंगे। तो अब देखते हैं ये चीज़ स्पेकुलेशन कितनी सही जाती है फिर क्या, लेकिन आप बोल सकते हो लॉजिक और सेंस तो इसमें है, क्योंकि अब भाई बदला तो पॉल हेमन भी लेगा, वो बंदा कलाकार आदमी तो है ही, दूसरों की स्टोरी इतनी अच्छी लिखता है तो अपनी स्टोरी तो वो तगड़ी लिखेगा ही। और अब बात करते हैं रेसल पलूजा के उस मैच के बारे में जो कि आपको शॉक कर देगा जब मैं आपको बताऊंगा भाई क्या चल रहा है इस मैच में और इस मैच के अराउंड। और ये मैच है जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अगर आप बोलो कि इस मैच को जीतने कौन वाला है तो आई थिंक मोस्टली लोग बोलेंगे कि यार ओके ब्रॉक लेसनर ये मैच जीतने वाला, भाई वो वापस आया है तो इसका मतलब वही जीतेगा। जॉन सीना को तो वैसे भी सिंपैथी वाला एंगल दे सकते हैं क्योंकि उनका जो कैरेक्टर वो बेबी फेस है, जॉन सीना का कैरेक्टर, ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर हील है, तो हील कैरेक्टर को तो भाई हरवा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन भाई ऑड्स इस मैच के कुछ बहुत ही अलग कहानी बताते हैं। डिफरेंस ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस समय ऑड्स में फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के सामने। भाई ये तो बहुत ही शॉकिंग मैनर में हो सकता है इस मैच का फिनिश निकले, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड सा ही होगा कि भाई ब्रॉक लेसनर मैच हार गया अपने रिटर्न के बाद। अब सुपर सीना है तो वो कर भी सकता है, लेकिन थोड़ा अटपटा लग रहा है अभी सुनने में। बाकी एक जो दूसरा मैच है मिक्स टैग टीम मैच, उसके भी ऑड्स निकल के आए हैं और यहाँ पे सीएम पंक एंड एजे ली वर्सेस सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का जो मैच है इसमें भी मामला थोड़ा आसपास का ही है, इतना भी नहीं है, लेकिन मैच को जीतने के लिए फेवरेट सीएम पंक एंड एजे ली हैं और चांसेस भी ये लग रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब एजे ली वापस आई हैं और सीएम पंक के साथ अब अपनी वो पति पत्नी वाली जोड़ी होगी तो उनको एकदम से आके वो हर बार ऐसा वीक आई थिंक दिखा नहीं सकते। बाकी प्रेडिक्शन वीडियो में और अच्छे से बात कर लेंगे इस वीडियो के बारे में। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।